नई सुबह, नया दिन हमारे काम करने का सिर्फ एक दिन मात्र नहीं है। ये तो आगाज है जिंदगी की एक नई रोशनी का, आने वाले हर पल का। जी हाँ, दिन नया है, उसे आप अपने सपनों के रंगों से भरिए। सुप्रभात, नमस्कार, यह है संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। और आइए सबसे पहले जानते हैं हेलो इंडिया में आज हाइलाइट्स क्या हैं। हेलो इंडिया में आज भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास पर चीन की आपत्ति को भारत ने किया खारिज। गूगल द्वारा कर्ज की पेशकश करने वाली 2000 से अधिक ऐप हटाने के साथ नजर डालेंगे राज्यों की बड़ी खबरों पर। इसके अलावा बताएंगे भारत ने इजरायल और फिलिस्तीन के बीच शांति वार्ता की वकालत क्यों की। अमेरिकी सेना ने सीरिया में 4 ईरान समर्थित मिलिशिया सदस्यों को क्यों मारा। और इसके अलावा होंगी दुनिया भर की सुर्खियां। साथ ही पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, बताएंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हेलो इंडिया में। शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों के साथ। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई गंभीर चूक के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त कमेटी ने फिरोजपुर के तत्कालीन एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस को जिम्मेदार बताया है। कमेटी ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा का मार्ग बदलने जाने की सूचना काफी पहले मिलने के बावजूद एसएसपी ने अपना दायित्व नहीं निभाया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट में पीएम की सुरक्षा को लेकर भी कुछ सिफारिश की गई। आपको बता दें कि 5 जनवरी को भटिंडा से फिरोजपुर जा रहे प्रधानमंत्री के काफिले को 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर रुकना पड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के ग्रैंड फिनाले को संबोधित किया और कहा कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 कई मायने में महत्वपूर्ण है। अपने संबोधन में उन्होंने इनोवेटर्स को अनुसंधान का कमांडर बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में आज इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में आज हेल्थ सेक्टर, डिजिटल रिवॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन और टैलेंट रिवॉल्यूशन हो रहा है। भारत में इनोवेशन का कल्चर बढ़ाने के लिए हमें 2 बातों पर निरंतर ध्यान देना होगा। इसके लिए सोशल सपोर्ट और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ज्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री ने इनोवेटर्स को नए संकल्पों की पूर्ति के लिए जय अनुसंधान का ध्वजवाहक बताया। आप सभी का इनोवेटिव माइंडसेट आने वाले 25 वर्षों में भारत को टॉप पर पहुंचाएगा। आप सभी पर मेरे इस विश्वास की ठोस वजह भी है। साथियों, इस बार 15 अगस्त को मैंने लाल किले से कहा कि भारत में कितनी बड़ी एस्पिरेशनल सोसाइटी आज विकसित हो रही है, विस्तार हो रहा है। इस अमृत काल में ये एस्पिरेशनल सोसाइटी एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दिल्ली में तंजानिया के रक्षा और राष्ट्रीय सेवा मंत्री डॉक्टर स्टर गोमेना लॉरेंस टेक्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा की जाएगी। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए रक्षा उद्योग सहित नए रास्ते तलाशेंगे। अमेरिकी ट्रेजरी के उप सचिव वैली अडेमो दिल्ली में आज वरिष्ठ सरकारी समकक्षों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, वैश्विक स्तर पर खाद्य असुरक्षा को दूर करने और अवैध वित्तीय प्रवाह से निपटने जैसी प्रमुख साझा प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय समिति ने नागरिकों की डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दे पर ट्विटर इंडिया को समन जारी करते हुए आज दोपहर 4 बजे समिति के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखने को कहा है। कमेटी के अध्यक्ष शशि थरूर की अध्यक्षता में समिति ने यह निर्णय लिया है। IRCTC के 10 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं के डेटा का मामला पिछले कई दिनों से संसद की स्थायी समिति में चल रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है कि 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के तहत
संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने पर वो सम्मानित महसूस कर रहे हैं। ट्विटर संदेश में उन्होंने कहा कि सीपीए वैश्विक हित के मुद्दों पर आम सहमति विकसित करने के लिए सांसदों के लिए सबसे विश्वसनीय मंचों में से एक है। मुझे उम्मीद है कि नया नेतृत्व एक नई दृष्टि प्रदान करेगा और बड़े सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एसोसिएशन का मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने सीपीए कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर यूनाइटेड किंगडम के सांसद यान लिडेल ग्रेजर को बधाई दी। भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त नदी आयोग की एक मंत्री स्तरीय बैठक में तीस्ता, गंगा और दूसरी नदियों के जल साझाकरण संधियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेश के जल संसाधन राज्य मंत्री जाहिद फारूक ने अपने भारतीय समकक्ष शेखावत के साथ मंत्री स्तरीय वार्ता में 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारत ने अक्टूबर में उत्तराखंड में भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास पर चीन की आपत्ति को खारिज कर दिया। भारत की प्रतिक्रिया चीन के रक्षा मंत्रालय की ओर से नियोजित अभ्यास का जिक्र करने के बाद आई, जिसमें यह कहा गया कि वो सीमा मुद्दे में किसी तीसरे पक्ष के दखल का कड़ा विरोध करता है। युद्ध अभ्यास का 18वां संस्करण उत्तराखंड के औली में 14 से 31 अक्टूबर तक होने वाला है। सरकार ने बैटरी बनाने वाली कंपनियों को बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा है। इसके लिए कंपनियों को सरकार की ओर से अलग अलग सुझाव दिए गए हैं। सरकार की ओर से बैटरी बनाने वाली कंपनियों को ग्राहकों से खराब बैटरियों का कलेक्शन करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। गूगल ने इस साल जनवरी से अब तक भारत के प्ले स्टोर से कर्ज की पेशकश करने वाली 2000 से अधिक ऐप को हटा दिया है। गूगल ने गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित सेफर विद गूगल के दूसरे एडिशन में कहा है कि ऐसे किसी भी इंस्टेंट लोन ऐप्स को गूगल के प्ले स्टोर को पब्लिश करने की इजाजत नहीं मिलेगी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों का पालन नहीं करते। शर्तों का उल्लंघन, जानकारी को गलत तरीके से पेश करने और संदिग्ध ऑफलाइन व्यवहार के लिए इन ऐप के खिलाफ कार्रवाई की गई। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित नीट स्नातक परीक्षा के परिणाम 7 सितंबर को घोषित किए जाएंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। साल कुल 18,72,329 परीक्षार्थियों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था, जिनमें 10,64,000 छात्राएं थीं। उच्चतम न्यायालय धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तारी समेत प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों को बरकरार रखने के फैसले की समीक्षा करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है। न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया अधिनियम के 2 पहलुओं प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट नहीं देने और अपराध साबित होने तक बेगुनाह होने की धारणा के विपरीत व्यवस्था पर पुनर्विचार की जरूरत है। बैंक ऋण में चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में सालाना आधार पर 14.2% की वृद्धि हुई। इसमें पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के दौरान ये 6% बढ़ी है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार बीते वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में कर्ज में 10.8% की वृद्धि हुई। आरबीआई ने बृहस्पतिवार को जारी जून 2022 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की जमा और ऋण पर तिमाही आंकड़ों में ये जानकारी दी है। भारत ने एचएस प्रणय ने शानदार वापसी करते हुए हमवतन और राष्ट्रमंडल खेल चैंपियनशिप लक्ष्य सेन को हराकर बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। जबकि पुरुष युगल में ध्रुव कपिला और एमआर अर्जुन के साथ ही सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी अंतिम 8 में पहुंच गई। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं राज्यों की सुर्खियों पर। पूर्वी इंफाल जिले में एक महिला सहित 3 लोगों को 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ और भारी मात्रा में 500 रुपए की भारतीय जाली मुद्रा के साथ गिरफ्तार किया गया है। मणिपुर पुलिस ने अभियान चलाते हुए मोहम्मद साबिर अली की पत्नी तस्लीमा और उसके 2 साथियों को पूर्वी इंफाल जिले के उरूप कांगथाक इलाके से उनके आवास से करोड़ों रुपए के भारतीय जाली मुद्रा, मनी प्रिंटिंग मशीन, मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। इसमें पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर सुरक्षा हालात पर चर्चा हुई। ये बैठक हाल में सुरक्षा कर्मियों पर हमले, घुसपैठ की कोशिशों और केंद्र शासित प्रदेश में टारगेट किलिंग की घटनाओं के बीच हुई। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों में सीमा पार से आतंकवादियों की ओर से घुसपैठ की करीब 3 कोशिशें की गई। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव, सेना, खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 3 आतंकवादियों को मार गिराया। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उरी सेक्टर में कमलकोट इलाके में मदियान नामक चौकी के पास घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की कथित तौर पर मदद करने वाले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली की सियासत में मची उठापटक और बवाल के बीच केजरीवाल सरकार ने आज विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है। जानकारी के मुताबिक सत्र में दिल्ली सरकार के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की सराहना की जाएगी। साथ ही सदन में इस बात पर भी चिंता व्यक्त की जाएगी कि पिछले कुछ दिनों में कुछ कथित ताकतें दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे विकास के कामों के खिलाफ माहौल तैयार कर रही हैं। आज बिहार विधानसभा के विशेष सत्र का अंतिम दिन है। आज ही विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। राजद विधायक अवध बिहारी चौधरी स्पीकर बनना उनका तय माना जा रहा है। महागठबंधन के पास इसके लिए पर्याप्त संख्या में बल है। स्पीकर के चुनाव हो जाने के बाद और सत्र की कार्यवाही पूरी होने के बाद सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार द्वारा की जाने वाली प्रजा संग्राम यात्रा के 3रे चरण के समापन के अवसर पर आज वारंगल में एक विशाल जनसभा आयोजित होगी। पार्टी विशाल जनसभा के लिए 2 लाख लोगों को जुटाने की कोशिश कर रही है, जिसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। नोएडा स्थित ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी के अनुसार सुपरटेक की अवैध ट्विन टावरों को गिराने की तैयारी की अंतिम समीक्षा गुरुवार को की गई और 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे तय कार्यक्रम के अनुसार उन्हें ध्वस्त किया जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र कल गुरुवार को समाप्त हो गया। राज्य में विधानसभा का मॉनसून सत्र 17 अगस्त से शुरू हुआ था। राज्य की दूसरी राजधानी नागपुर में शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होगा। जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने जानवरों में लंपी रोग के संक्रमण पर एडवाइजरी जारी की है। जिले में डेयरी पशुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवाजाही और परिवहन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को उस याचिका पर अपनी राय भेज दी है, जिसमें दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक खनन पट्टे का विस्तार अपने लिए करके जनप्रतिनिधि कानून का उल्लंघन किया। खबर है कि आयोग ने अपनी राय सीलबंद लिफाफे में झारखंड के राजभवन को भेज दी है। झारखंड के राज्यपाल ने इस मामले में चुनाव आयोग से राय मांगी थी। इस मामले में याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि कानून की धारा 9A का उल्लंघन करने के लिए हेमंत सोरेन को विधायक के तौर पर अयोग्य ठहराने की मांग की। हालांकि राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बारे में कोई जानकारी होने से इनकार किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सर्बानंद सोनोवाल और वीके सिंह की मौजूदगी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और रेल विकास निगम लिमिटेड के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 42 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन वायु और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त होना समय की मांग है। देवेश चंद्र ठाकुर को बिहार में विधान परिषद के निर्विरोध सभापति चुने जाने पर बधाई दी गई है। उन्होंने कल सभापति पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था।
तेलंगाना पुलिस ने आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा सिंह को निवारक विरोधक प्रावधान के तहत फिर से गिरफ्तार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और गुजरात सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा के लिए अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया। पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भूपेंद्र सिंह को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। भूपेंद्र सिंह विधान परिषद सदस्य हैं। वो राजीव भट्टाचार्य को पार्टी की त्रिपुरा इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही बीजेपी ने सौदान सिंह को हिमाचल प्रदेश का मुख्य चुनाव प्रभारी और देवेंद्र सिंह राणा को चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीसीआई की जांच के खिलाफ व्हाट्सएप और फेसबुक की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका सीसीआई के आदेश से की जा रही जांच को चुनौती देने के अनुरोध को खारिज करने के विरोध में दायर की गई थी। शिमला के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 8वां संस्करण आज से शिमला में आयोजित किया जाएगा। ये आयोजन 28 अगस्त 2022 तक गेयटी थिएटर में चलेगा। इस बार अभिनेत्री दिव्या दत्ता सेलिब्रिटी गेस्ट के तौर पर शिरकत करेंगी। राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश, नदियों में पानी की बढ़ी आवक और बांधों के फाटक खोले जाने के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। इससे सबसे अधिक कोटा, झालावाड़, बूंदी जिले प्रभावित हैं। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। वायुसेना की मदद ली जा रही है और इसी बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है, स्थिति का जायजा लिया है। इसके बाद उन्होंने कोटा जिले में राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर अतिवृष्टि के कारण बनी स्थिति का भी मुआयना किया। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हालांकि बैक वाटर के कारण भिंड और मुरैना में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ा है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। बाकी इलाकों में बाढ़ का पानी घट गया है। फिलहाल अधिकारी चंबल में बढ़ते जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। निचले स्थान में रह रहे लोगों को वहां से हटाकर राहत शिविरों में पहुंचा दिया गया है। बचाव के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, होमगार्ड, पुलिस बल के साथ सेना के हेलीकॉप्टर अलर्ट मोड पर हैं। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में घुस गया है, जिसके बाद वहां से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और चलिए अब इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। न्यू इंडिया डिबेट में आज बात करेंगे भारत के दवा बाजार की स्थिति। रिसर्च, इनोवेशन, डिस्कवरी, डेवलपमेंट, ये 4 ऐसे पहिए हैं जो भारत के फार्मास्यूटिकल्स को आगे बढ़ा रहे हैं। जब हम बात करते हैं फार्मा 4.0 तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा मॉनिटरिंग, डेटा एनालिटिक्स, उसके साथ साथ रोबोटिक्स। बायो इंक्यूबेशन सेंटर्स बेसिकली एक फैसिलिटी है जो स्टार्टअप्स है उनका जो बिजनेस करने का पोटेंशियल है उसको ये गाइड करता है। आयुर्वेदा का सारे बेसिक हमारे पास है, सारे लिटरेचर अवेलेबल है। उसमें ऐसे भी बहुत सारे मोइटी का पता चल जाएगा ना, जिसको दुनिया को पता है नहीं। सेल्फ मेडिकेशन जो है वो ऑनलाइन फार्मेसी से बढ़ सकता है। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका और आइए अब नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिका में व्हाइट हाउस और न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ने हाल में देश में महात्मा गांधी की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त करने की घटनाओं की कड़ी निंदा की है। महात्मा गांधी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने का ताजा मामला न्यूयॉर्क का है। न्यूयॉर्क पुलिस इस घटना को घृणा अपराध मानकर इसकी जांच कर रही है। भारत ने इजरायल और फिलिस्तीन के बीच शांति वार्ता तत्काल फिर से शुरू करने की वकालत करते हुए प्रतिक्रिया दी है कि बातचीत के अभाव से दोनों पक्षों के बीच हिंसा के बढ़ने का खतरा बढ़ेगा। फिलिस्तीन में यूएनएससी की बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने हिस्सा लेते हुए कहा कि इजरायल के साथ शांति से कंधा मिलाकर सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर रहने वाले एक संप्रभु और स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना के लिए भारत हमेशा तैयार है।
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन उत्तरी अफ्रीका की यात्रा पर हैं। अल्जीरियाई राष्ट्रपति अब्देल मजीद तैबोनी ने मैक्रों की यात्रा के उत्साहजनक परिणामों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मैक्रों अल्जीरिया की स्वतंत्रता के बाद पैदा हुए पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन में मॉस्को की सैन्य कार्रवाई के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी सेना को अपने सैनिकों की संख्या 1,37,000 से बढ़ाकर कुल 11,50,000 तक करने का आदेश दिया। रूसी राष्ट्रपति के आदेश से रूसी सैन्य कर्मियों की कुल संख्या बढ़कर 20,39,758 हो गई, जिसमें 11,50,628 सैनिक शामिल हैं। पिछले आदेश ने 2018 की शुरुआत में सेना की संख्या 19,02,758 और 10,13,628 रखी थी। चीन ताइवान के तनाव के बीच अमेरिकी सीनेटर सैर मार्शा ब्लैकबर्न ताइवान के दौरे पर पहुंचे। इस महीने की शुरुआत में हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद कांग्रेस के सदस्यों की ये दूसरी यात्रा है। ब्लैकबर्न सोलोमन द्वीप और पापुआ न्यू गिनी का दौरा करने के बाद गुरुवार देर रात ताइपे पहुंचे। अमेरिकी सीनेटर के ताइवान दौरे से चीन एक बार फिर से नाखुश दिखाई दे रहा है। अमेरिकी अदालत ने एक जज ने न्याय विभाग को उस हलफनामे का एक संशोधित संस्करण पब्लिश करने का आदेश दिया है जिस पर संघीय एजेंसी ने वर्गीकृत दस्तावेजों की तलाश के लिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फ्लोरिडा संपत्ति की खोज की थी। अमेरिकी मजिस्ट्रेट न्यायाधीश ब्रूस रेनहार्ट का आदेश हलफनामे के कुछ हिस्सों को सील के तहत प्रस्तुत करने के कुछ घंटों के बाद आया। जज ने दस्तावेज के एक संशोधित या ब्लैकआउट संस्करण के लिए आज रात तक की समय सीमा निर्धारित की है। चीन से बढ़ते तनाव के तहत ताइवान ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने रक्षा बेड़े में घातक लड़ाकू विमान और बड़े हथियार समेत दूसरे उपकरण शामिल किए। ताइवान ने अपनी सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए अगले साल रक्षा क्षेत्र में $19 अरब खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन के मंत्रिमंडल ने कुल प्रस्तावित रक्षा बजट में वार्षिक आधार पर 13.9% की वृद्धि के साथ $19.41 अरब निर्धारित किया है। इसमें लड़ाकू विमान और अन्य उपकरणों के लिए अतिरिक्त विशेष फंड शामिल है। अमेरिकी सेना ने सीरिया में 4 ईरानी समर्थित मिलिशिया सदस्य मार गिराया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि मिलिशिया लड़ाकों ने पूर्वोत्तर सीरिया में 2 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर रॉकेट दागे, जिसके जवाब में अमेरिकी सेना ने 7 दुश्मन रॉकेट लॉन्चर को भी नष्ट कर दिया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पुलिस ने गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह के खिलाफ आतंकवाद और न्यायपालिका और सरकारी अधिकारियों को धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया है। इस मामले पर पूर्व संघीय मंत्री मुनिस इलाही ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जैसे को तैसा वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ शहबाज सरकार की अवैध कार्रवाइयों के जवाब में पंजाब सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया। ब्रिटिश उच्चायोग ने कहा है कि जून 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में करीब 1,18,000 भारतीय छात्रों को यूके में अध्ययन करने के लिए वीजा मिला है। ये संख्या पिछले वर्ष की तुलना में करीब 89% अधिक है। नवीनतम प्रकाशित यूके एमिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अब चीन से आगे निकल गया है, क्योंकि ब्रिटेन में प्रायोजित अध्ययन वीजा जारी किए जा रहे सबसे बड़े राष्ट्रता के रूप में भारत उभरा है। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर कैलिफोर्निया ने कहा है कि सबसे अधिक आबादी वाले अमेरिकी राज्य में बेची जाने वाली सभी नई कारों का 2035 से शून्य उत्सर्जन होना चाहिए, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने वाले प्रदूषकों को कम करने के लिए एक जरूरी कदम है। कोविड के बाद मंकीपॉक्स की खबरों के बीच WHO ने राहत भरी खबर दी है। WHO की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में बीते हफ्ते मंकीपॉक्स के मामलों में 21% की कमी आई है। बीते हफ्ते दुनिया भर में मंकीपॉक्स के 5,907 मामले दर्ज किए गए। आपको बता दें कि अब तक 98 देशों में मंकीपॉक्स के 45,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। Last week, the number of weekly reported cases fell by more than 20% globally. Although new cases increased in the Americas, where
we are counting to see intense transmission. In the early stages of the outbreak, most reported cases were in Europe, with a smaller proportion in the Americas. That has now reversed, with less than 40% of reported cases in Europe and 60% in the Americas. सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच यूएस ओपन 2022 में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। जोकोविच कोविड-19 प्रोटोकॉल के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करने के लिए योग्य नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने कोरोना वायरस का अब तक टीका नहीं लगाया है। जोकोविच ने खुद ट्वीट करके 29 अगस्त से शुरू हो रहे यूएस ओपन से हटने की घोषणा की है। इस साल ये दूसरा ग्रैंड स्लैम है जिसमें जोकोविच भाग नहीं ले पाएंगे। इससे पहले साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले भी जोकोविच को निर्वासित किया गया था। और आइए अब देख लेते हैं आज की गतिविधियां क्या हैं। लोकसभा की सार्वजनिक उपक्रम समिति की बैठक आज सुबह 11 बजे समिति कक्ष डी संसद भवन में होगी। बैठक का मुख्य एजेंडा है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र के सीपीएसयू के प्रदर्शन की समीक्षा और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रतिनिधियों की ब्रीफिंग। साथ ही लोकसभा की संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति की बैठक आज शाम 4 बजे समिति कक्ष 2 संसद भवन एनेक्सी एक्सटेंशन ब्लॉक ए में होगी। एजेंडा है नागरिक डेटा सुरक्षा और गोपनीयता विषय पर ट्विटर इंडिया के प्रतिनिधियों का विचार जानना। साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया नई दिल्ली के प्रगति मैदान हॉल नंबर 5 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी के 13वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। और आइए अब नजर डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। यह युद्ध जर्मन साम्राज्य में पूर्वी प्रशिया के पास एलेनस्टीन जगह पर हुआ था। वर्तमान में यह क्षेत्र पोलैंड के अधिकार में है और इसे अब ऑलस्टीन के नाम से जाना जाता है। टेनेनबर्ग का युद्ध रूस और जर्मनी के बीच लड़ा गया था। लड़ाई के परिणाम स्वरूप रूसी सेना का लगभग पूर्ण विनाश हुआ और इसके कमांडिंग जनरल अलेक्जेंडर सैमसोनोव की हत्या कर दी गई। टेनेनबर्ग की लड़ाई प्रशिया की लड़ाई के नाम से भी जानी जाती है। इस युद्ध के बाद रूस प्रशिया से पीछे हट गया। इस युद्ध में जर्मनी की तरफ से फील्ड मार्शल पॉल वॉन हिंडनबर्ग की सेना ने जीत दर्ज की थी। इस युद्ध को टेनेनबर्ग की दूसरी लड़ाई भी कहा जाता है, क्योंकि इस स्थान पर लगभग 500 साल पहले वर्ष 1410 में टेनेनबर्ग की पहली लड़ाई हुई थी। 5 दिन तक चला यह युद्ध 30 अगस्त को पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। आप हर सुबह उठकर ये जानना चाहेंगे कि देश और दुनिया में क्या हुआ और क्या होने वाला है। संसद टीवी लेकर आ रहा है सुबह की खबरों का हर अपडेट टॉप न्यूज में। जल्द आ रहा है संसद टीवी पर। हेलो इंडिया को आप संसद टीवी के अलावा यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। साथ ही आपको ट्विटर, इंस्टा पर जो ऐप हैं हमारे, उस पर हमारी आईडी को फॉलो कर सकते हैं। अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। और अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। चलते चलते आज आपको दिखाते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट की खूबसूरत तस्वीरें। आप प्रकृति का ये सुंदर नज़ारा देखिए। इजाज़त दीजिए, देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।